चलो भाई साहब शुरू कर दें। आज तो आवाज़ क्लियर आएगी, हल्का बोलूंगा ना तो भी ज़ोर से आवाज़ आएगी। चलिए भाई साहब शुरू करें। पिछली बार हमने लीड नाइट्रेट किया था और लीड नाइट्रेट एग्जाम में भी देखने को मिला था, पर बदकिस्मती से हमारे जयदीत्य सर ने नहीं लिखा, तुम दोनों ने लिखा। ये सेम क्वेश्चन आया था। तारवी गुड, थैंक गॉड, किसी ने तो इज्जत रखी। सेम एग्जाम्पल था, तुम लोगों ने लिखा होता तो मुझे खुशी होती। ठीक है चलो आगे बढ़ूं। पिछली बार हमने 1.2 तक किया था, 1.3 से हमारी बाकी है। सबसे पहले ना इमेज को एकदम अच्छे से स्कैन कर लो। अच्छा, ये जो कांच का वो है उसको क्या बोलते हैं? देखो लिखा भी है साइड में वहां पे। हाँ, कॉनिकल फ्लास्क। कोन के जैसा होने की वजह से उसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। ओके ठीक है चलो। फिर उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वो जो लिक्विड है वो कौन सा लिक्विड है? हाँ, टुकड़े जिंक के हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके अंदर वो दाने हैं वो कौन से हैं? जिंक के दाने हैं। फिर ऊपर कुछ गैस बनती हुई दिख रही है बुलबुलों सी, हाइड्रोजन गैस, और ऊपर वो बूच मारा हुआ है कॉक। ठीक है, तो ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है ना उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। अभी तुम मुझे बताओ कि इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ मिक्स हो रही थी? फ्लास्क में कौन सी चीज़ है? हाँ, सबसे पहले तो जिंक के दाने हैं, राइट। और वो जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिक्विड था वो सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4। अच्छा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO3 माने? हाँ, H2SO3, इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड। क्या है ये? सल्फ्यूरस एसिड। फिर HNO3 माने? HNO3 माने नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो कोई बोल सकता है HNO2 माने क्या? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। चलो और एक H2PO4, H2PO4 ये कौन सा है? ये फॉस्फरिक एसिड, ये है हमारा फॉस्फरिक एसिड। अच्छा, अगर ये फॉस्फरिक एसिड है तो H2PO3 माने? वेरी नाइस, फॉस्फरस एसिड, फॉस्फरस एसिड। तो एक चीज याद रखो कि अगर एक ऑक्सीजन कम है ना तो रस आ जाता है, और अगर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रिक आ जाता है, इक आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं। H2SO4 लिक्विड के अंदर, एक्यूएस के अंदर जिंक के दाने अगर हम डालें तो बुलबुले बन रहे हैं, और वो जो बुलबुले हैं ना वो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं, और क्योंकि वो गैस है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अभी तुम मुझे बताओ कि अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, वेरी नाइस, तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा अजीब लिख दिया, ZnSO4। तो ये जो चीज़ है ना उसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या बोलोगे? जिंक सल्फेट। अभी और एक चीज़ मैंने आपको अक्सर बताया कि केमिस्ट्री समझाते वक्त मैं इंसानों के एग्जाम्पल लूँगा। अभी बॉलीवुड की बात करो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हो, राइट। उसने मान लो कि किसी भी तरीके के जुगाड़ से कैटरीना कैफ के साथ शादी कर ली। किसके साथ? कैटरीना कैफ के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शादी कर ली। ओके, अभी फॉर एग्जांपल शादी के 1-2 साल बाद विकी कौशल
अगर सामने आता है तो क्या होगा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लात पड़ जाएगी और विकी कौशल और कैटरीना कैफ दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लात पड़ गई, मतलब वो डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ नियम हैं, उसको ध्यान से समझो। अगर मान लो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ही कैटरीना से शादी हुई होती और सामने अपना क्या बोलते हैं विकी कौशल की जगह पे अपना निहाल चला गया होता, तो अब कुछ नहीं होता ना, वो हंसी खुशी रहते, वो तुम्हारे आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट करने वाला मेटल है ना, वो ताकतवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए। तो अगर इसकी मैं बात करूँ ना, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर कौन था? तभी हाइड्रोजन को धकेल दिया। अगर इससे कमज़ोर होता तो हाइड्रोजन को धकेल नहीं सकता था। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? तो अभी इस बात से तो आपको लग रहा होगा कि क्या सर मेटल और नॉन मेटल भी ताकतवर या कमज़ोर होते हैं? हाँ जी, होते हैं। और अगर ये मेटल और नॉन मेटल ताकतवर या कमज़ोर होते हैं तो किस आधार पे होते हैं? कोई तो लॉजिक होगा, राइट? उस लॉजिक के बारे में भी बात करेंगे, पर अभी नहीं, बाद में। तो इस रिएक्शन को तो आप समझ गए, ठीक है। फिर ठीक है, तो ये बस वही एक्टिविटी थी और उसके आउटकम्स भी मैंने आपको समझा दिए। देखो, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल के फॉर्म में ऊपर आएगी, और हाइड्रोजन है ना वो काफ़ी फ्लेमेबल है। तो अगर उसके बुलबुले के आसपास अगर आप कोई जली हुई चीज़ लाते हो तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है। कैसे साउंड के साथ? पॉप। इस तरीके से वो बर्स्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो ये भी एक केमिकल चेंज का रिएक्शन है। ये ब्रिक रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड गैस बबल्स केम आउट। उसके अंदर आपको ब्रिस्क रिएक्शन देखने को मिलेगा और बबल्स जो है वो बाहर आने लगेंगे। द गैस कमिंग आउट ऑफ द जेट बर्न्स इंस्टेंटेनियसली with a pop sound or a small explosion which confirms the presence of hydrogen gas। ठीक है। अच्छा, सेम एक्सपेरिमेंट जो ये ऊपर वाला है ना, ये सेम एक्सपेरिमेंट है, पर यहाँ पे देखो फिगर आधी दिख रही है। उस आधी फिगर को यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखो यहाँ पे उसको एक्सटेंड करके ये पानी आपको दिख रहा है, ये बुलबुले वाला पानी है। कैसा पानी है? हाँ, झाग वाला पानी, साबुन शैम्पू वाला पानी। तो जब इसमें से बुलबुले बनेंगे तब यहाँ पे गुब्बारे बनते हुए दिखेंगे आपको। उस गुब्बारे को जलाओगे मोमबत्ती से या किसी भी चीज़ से, तो पॉप साउंड के साथ वो फटेगा, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ो, पिछली बार किसने पढ़ा था? आज दियन, तुम पढ़ो, इसमें से ही पढ़ो अगर देख सकते हो तो। ठीक है, नहीं उसके पास है? नहीं तो मैं किसी और को बोलूं? हाँ, अच्छा, हमने अभी तक 3 एक्टिविटी की। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के बताओ कि पहली एक्टिविटी क्या थी? मैग्नीशियम की पट्टी को जला रहे थे और मैग्नीशियम का पाउडर बना रहे थे, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। दूसरी एक्टिविटी याद है? फौदा वाली, जो इनके एग्जाम में भी आई थी, पोटेशियम आयोडाइड वाली, तो जिसमें प्रेसिपिटेशन बन रहे थे येलो कलर के फौदा बन रहे थे। तीसरी एक्टिविटी याद है? राइट, तो इसमें ना हाइड्रोजन के बुलबुले बन रहे हैं। तो इन तीनों एक्टिविटी के आउटकम्स के स्टेट देखो। पहले में राख, दूसरे में फौदा सेमी लिक्विड, राइट,
तीसरे में गैस। तो यहाँ पे आउटकम हर जगह पे अलग अलग हो रहे हैं, हालांकि तीनों ही रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आगे। स्टेट के अंदर चेंज हो तो भी केमिकल रिएक्शन है, कलर के अंदर चेंज हो तो भी केमिकल रिएक्शन है, गैस बन रही हो तो भी केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर वाला कोई भी एक्टिविटी अभी तक हमने नहीं किया, वो भी आप करोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आगे। अपने आसपास नज़र घुमाओगे ना तो देखोगे कि हमारे आसपास हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से ही होती है। आगे। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, भापेंगे, उसके सिंबल्स, उनके रिएक्टेंट्स, उनके प्रोडक्ट को करेंगे, उनके स्टेट को समझेंगे और बाद में किस तरीके से वो बैलेंस होता है वो भी सीखेंगे। आगे। केमिकल के इक्वेशंस क्या है, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होते हैं वैसे केमिस्ट्री में भी आप इक्वेशन देखोगे। पहली एक्टिविटी में हमने ये देखा कि जब मैग्नीशियम की पट्टी को हमने एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ जलाया तब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया और हमें दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर अगर हम इसको वर्ड के तरह लिखे, शब्द के हिसाब से लिखे, तो देखो कितना लंबा हो रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, these are the reactants, this is a product। तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी पकाऊ भी है। आगे। पर हाँ, कोई ऐसा तरीका हो कि इसको हम शॉर्टर कर सके, बेटर कर सके, तो सबसे आसान तरीका ये है कि भले ही वो वर्ड फॉर्म में है पर उसको प्लस मार्क, प्लस और एरो मार्क से उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो मैग्नीशियम का वर्ड इक्वेशन यहाँ पे जैसे दिखाया है ब्लू कलर में वैसा कुछ होगा। ठीक है, आगे। तो इक्वेशन 1.1 में लेफ्ट तरफ जो भी है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो प्लस हो रहे हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानेंगे, जो रिएक्ट करने वाले हैं। आगे। नया प्रोडक्ट जो इन दोनों के जुड़ने की वजह से बन रहा है उसको हम राइट साइड पे एरो मार्क से लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। और इन दोनों के बीच में क्योंकि रिएक्शन हो रहा है हम एक एरो मार्क्स दिखाएंगे, जो दिखाता था पहले ये था और बाद में ये है। आगे। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। इसी तरीके से अगर मान लो लेफ्ट साइड पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तब उन दोनों को जोड़ने के लिए आप प्लस साइन इस्तेमाल करोगे। इन द सेम वे कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको दिखाने के लिए भी आप बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल करोगे। ये एरो मार्क्स है ना, वो जनरली डायरेक्शन है कि कहाँ से कहाँ तक रिएक्शन हो रहे हैं। आगे। अभी रुक जाओ, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमने डिस्कस किया है, तो इसमें थोड़ी स्पीड पकड़ो तो कोई आपत्ति? फिर भी कहीं पे ऐसा चीज़ हो कि अटक रहे हो तो मुझे बताना। तो यहाँ पे देखो Mg प्लस O2 हमने क्या किया, वर्ड को अभी सिंबल में प्रेजेंट कर दिया। तो मैग्नीशियम का सिंबल हमें पता ही है Mg, ऑक्सीजन का O2 लिया। अभी सवाल ये उठता है कि हमने O2 ही क्यों लिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ड्यूल में ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमने इसको O2 में लिख दिया, जो कि कन्वर्ट होकर देखेगा MgO।
अच्छा, हाँ हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर तुम इनके LHS और RHS को कंपेयर करो ना, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है। पर अगर ऑक्सीजन की बात करो ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ये हमें लीड करता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की तरफ, कि केमिकल इक्वेशन अगर है तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा था, जिंक H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, जो हमने एक्टिविटी में किया जस्ट रिसेंटली, जिसमें बुलबुले बन रहे थे। अभी इस इक्वेशन को ज़रा देख के बताओ कि क्या ये केमिकली बैलेंस्ड है। यहाँ पे जिंक 1, यहाँ पे जिंक 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो ये परफेक्टली केमिकली बैलेंस्ड है। पर अगर कोई दूसरा इक्वेशन, हाँ यहाँ पे देखो, जिंक जिंक जो चीज़ मैंने वर्ड में बोली ना, वो इन्होंने टेबल में बना के दिखाई है। एग्जाम में ऐसे टेबल बनाने मत रहना, क्योंकि ये सवाल पूछा कितने जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको केस स्टडी में पूछेंगे तो कितने मार्क्स का होगा, 10 या 12, या मैक्स टू मैक्स कितना, 7-8। केस स्टडी आया है अभी तक कि नहीं आया? 10 का भी आता है। CBSE के पुराने पेपर्स आप लोगों में से किसी के पास हैं? CBSE बोर्ड के पुराने पेपर्स कलेक्ट करना अभी से शुरू कर दो, पुराने साल के। हाँ, मेरे पास भी कुछ कुछ हैं, हम देखेंगे, बाद में हम शेयर कर लेंगे, जेरोक्स निकलवा लेंगे ताकि हर किसी का काम हो जाए। पर केस स्टडी में अगर ये सवाल आता है तो मार्क्स के हिसाब से आपको इसको लिखना है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा मार्क्स के लिए है तो आपको उसको बड़ा कराना पड़ेगा। पर अगर सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए है तो ये टेबल आप कितनी बार बनाओगे? ठीक है, तो उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा कोई इक्वेशन लूँ, जैसे कि Fe आयरन H2O यानी कि मॉइस्चर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3O4 यानी कि जंग, लोहे का जंग, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। इस इक्वेशन को फोकस करके बताओ कि क्या ये केमिकली बैलेंस्ड है। अच्छा, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आयरन है, राइट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। Fe प्लस H2O, यहाँ पे 1 मिनट, Fe प्लस H2O gives Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या Fe2O3 है ना, Fe3O4 है, सॉरी, Fe3O4, इसको रब कर देते हैं। चलो, Fe3O4 सही है। अभी इसको बैलेंस करने में मेरी मदद करो। कैसे बैलेंस करोगे? तरीका क्या है? हाईएस्ट कौन सी चीज है? दोनों ही तरफ, किसी भी तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस। हाँ, तो बताओ क्या करो। अच्छा, यहाँ पे 4 कर दो, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया। अभी सेकंड हाईएस्ट पे जाओ, सेकंड हाईएस्ट आयरन है। हाँ, तो ये 3 है ना, तो इसके आगे भी 3 लगा देता हूँ, तो 3Fe हो गया। अभी बचा क्या? हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 4 लगा दो। तो अभी ये देखो पूरी तरीके से केमिकली बैलेंस्ड हो गया है। इजी था इसमें कुछ? ठीक है, आगे बढ़े। तो Fe3O4 का भी हमने देखो, ये केमिकली बैलेंस जो है वो इस तरीके से हमने कर दिया। लास्ट में हम पहुंच जाते हैं सीधा। हाँ, ये लास्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। अभी इसी चीज़ को यहाँ पे पूरे वर्ड फॉर्मेट में लिखा है, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा है, एक्सेस है। ठीक है, इतना ज़्यादा लिखोगे तो पेपर छूट जाएगा, 20 मिनट इसी में चले जाएंगे। तो स्मार्टली वेटेज के हिसाब से आंसर्स लिखना। ओके, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड? हिट एंड ट्रायल, मतलब करते जाओ होता जाएगा। बट ऑलवेज इसमें एक ही चीज़ कैच है कि हाईएस्ट ऑर्डर से शुरू करोगे ना
तो इट विल मोर कन्वीनियंट एंड मोर इजी, जल्दी से हो जाएगा। कहाँ से शुरू करना है? हाईएस्ट ऑर्डर से। ठीक है। अच्छा, अभी ये इक्वेशन तो हमने पूरा बैलेंस कर दिया, देखो दिख रहा है, पर इसमें अभी भी कुछ कमी लग रही है, बता सकते हो क्या? राइट राइट राइट, मतलब इसमें अभी स्टेट क्लियर नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, एक्वियस में है, वो पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे देखो आयरन जो है वो कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड में। तो अगर मैं नीचे एस लिख दूँ तो कैसा रहेगा? बेटर। फिर ये जो जंग है, सॉरी ये जो मॉइस्चर है, हाँ वो जी फॉर्मेट में ले लो, ठीक है। फिर Fe3O4 जो जंग है वो सॉलिड फॉर्मेट में ही होता है, और जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखो हर किसी के पीछे उसका स्टेट लिख दिया है, ये उन्होंने साइड में लिखा है, बट साइड में नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे होना चाहिए, सफिक्स में होना चाहिए, पैरों के पास होना चाहिए। तो ये देखो आयरन सॉलिड में है, H2O गैस में है, जंग जो है वो सॉलिड में है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन देख के ही आपको आइडिया आएगा कि क्या था और क्या बन गया। क्लियर मंजी? ओके। फिर यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, पहले इक्वेशन को, इसको पहचानते हैं आप? CO, इसका नामकरण कर सकते हैं? कार्बन ऑक्साइड में तो 2 होते हैं ना, इसका पर्टिकुलर नाम, कितने ऑक्सीजन है? 1 है ना, और एक को क्या बोलते हैं? मोनो। तो ये क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये कार्बन मोनो ऑक्साइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। क्या कर रहे हैं? 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब प्रेशर से इसको दबा रहे हैं। तो कौन सी चीज बन रही है? CH3OH। इसका नाम जानते हैं आप? इसका नाम है मिथेनॉल। क्या है? मिथेनॉल। 4th चैप्टर में ये आप केमिकल के वो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, इतने मज़ेदार है, इतने मज़ेदार है कि इट फील्स लाइक मैथ्स। मैथ्स में कैसे मज़ा आता है, वैसे ही वो 4th चैप्टर में तो बहुत ही मज़ा आएगा। और मेरी गारंटी है कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं रखूँगा जो आपको नहीं आता होगा, 100%। हर कोई एक टेंशन में पसीने से लथपथ हो रहा होगा, आप सारे फंक्शनल ग्रुप खुद से बना रहे होंगे। तो इस चीज़ की फिक्र मत करो, पर इसका नाम याद रखो, इसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है? अल्कोहल ग्रुप से है। ये सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता है। किसमें? बीच में आपको पता है वो लट्ठा कांड का न्यूज़ आया था, राइट राइट। अच्छा, जो अल्कोहल होता है ना, दैट इज इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। और ये है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल, हाँ, अगर मिथेनॉल बढ़ जाए ना तो आपको चक्कर आने लगेंगे, और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इसको पियोगे तो अरे डेथ हो सकती है, लीथल है, जहरीला है, तो इससे मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मिथेनॉल सैनिटाइज़र में इस्तेमाल होता है, पर सैनिटाइज़र की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है कुछ बच्चों को, ठीक है। फिर जब ये कोरोना का काल चल रहा था ना, तब कुछ कुछ पागल लोग तो सैनिटाइज़र पी रहे थे। हाँ, उसमें बहुत ही कम मात्रा होती है, बट इट इज़ स्टिल लीथल, तबीयत खराब हो सकती है। तो बोला हम पी जाएंगे तो क्या कोरोना नहीं होगा, ऐसे भी लोग थे, तो अजीब है। फिर चलो नीचे, ये 6CO2 मतलब है O2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O पानी। अच्छा, H2O का केमिकल नाम बता सकते हो? H2O, H2, 2 मतलब डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे C6H12O6, इसका मतलब है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ये जो है वो आपके बॉडी के अंदर बनता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल पाए, ठीक है। यहाँ पे है 6O2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6H2O। इस प्रोसेस को कहीं पे तो देखा हुआ नहीं है पिछले स्टैंडर्ड में, राइट। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। ये वही प्रोसेस है जिससे पेड़ पौधे हमारे लिए खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल की मदद से। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी की हाजिरी में।
ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर? अभी देखो, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ले रहा है? 6 CO2। और कितना ऑक्सीजन बना रहा है? 6O2। इसीलिए पेड़ पौधे पॉल्यूशन कम करने में मदद करते हैं। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? जयदीप। राइट। हाँ, राइट। अभी एक चीज समझो, कोई भी चीज, लोहे की चीज को मैं ऐसे ही हवा में छोड़ूंगा ना, तो लोहा लव्स ऑक्सीजन। कोई भी मेटल जो है ना, उसको ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन होता ही है। तो वो क्या करता है, हवा में थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको अपनी सरफेस पे चिपका लेता है। इससे वो बन जाता है 1 लेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड, एक लेयर ऑक्साइड की बन जाती है। तो अगर आप मैग्नीशियम की पट्टी को डायरेक्टली जलाने की कोशिश करोगे ना, तो वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लेड से या कटर से मैग्नीशियम की पट्टी को ना ऐसे घिसना पड़ेगा। जब आप उसको घिस दोगे तो उसकी अपर लेयर जो है वो चली जाएगी, और अभी जो रॉ मैग्नीशियम है वो बाहर आ जाएगा। अब उसको जलाओगे तो वो इजीली जल पाएगी। क्लियर है? ओके। तो उसको इसलिए साफ करना पड़ता है ताकि उसके ऊपर लगी ऑक्साइड की परत को हम हटा पाए। दूसरे सवाल के बारे में, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो इसके लिए तो मैं वो कर देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो ये मैंने वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। अभी इसके इक्वेशन बनाने में मदद करो। हाइड्रोजन, क्यों H क्यों नहीं? एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ड्यूल मोड में ही एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन, क्लोरीन भी एटमॉस्फेयर में 2 में ही एग्जिस्ट करता है। नहीं, Cl2 ही होता है, वो भी एटमॉस्फेयर में 2 में ही एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। क्या ये बैलेंस्ड है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 क्लोरीन। राइट, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, तो ये हो गया आपका केमिकली इक्वेशन बैलेंस्ड। इजी? तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू 2HCl, हमने एक इक्वेशन किया। अभी दूसरा इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम, हाँ वेरी नाइस, पहचान गए। जिस तरीके से पुलिस लाश पहचानती है ना, उसी तरीके से आपको रिएक्शन पहचान लेना है। जैसे कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड। अभी सबसे पहले ना इसको वो वर्ड फॉर्मेट में से इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। बेरियम Ba, क्लोराइड Cl। अभी बेरियम की वैलेंसी याद करो। बेरियम का नहीं, वो तो बेरिलियम ना, बेरियम बेरियम का +2 होता है। तो मुझे याद है तब तक BaCl2 हो जाएगा ये, क्योंकि बेरियम का +2, क्लोरीन का -1, तो BaCl2 एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। प्लस एल्यूमिनियम का +3 और सल्फेट का -1, राइट। तो AlSO4 थ्राइस, राइट। बोलो बोलो जयदीत्य। एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 थ्राइस है ना, कि Al2SO4 ट्वाइस।
मुझे फिलहाल तो ये याद है, इससे करते हैं। अभी देखो, वो याद करो, मैंने वो निहाल और अंकित का एग्जाम्पल लिया था, याद है? उनकी शादी क्रॉस करवाई थी, बाद में वो मंदिर में मिले थे, हवाएं चली थी। तो यहाँ पे भी ना सेम वैसा ही केस है। देखो, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको क्या लगता है क्या होगा? हाँ, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जा रहा है, देखो बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? BaSO4, BaSO4, बेरियम सल्फेट Ba+2SO4 ट्वाइस हो जाएगा शायद, मुझे पता है तब तक, क्योंकि बेरियम +2 है, SO4 -1 है 9th स्टैंडर्ड की बुक में से। प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम +3 है और क्लोरीन -1 है, याद है ना? तो AlCl3 हो जाएगा शायद, AlCl3। तो ये उसका केमिकल इक्वेशन हो गया। अभी ये देखो, ये बैलेंस्ड है या नहीं? एल्यूमिनियम एक हाईएस्ट से शुरू करो, ये 3 सल्फेट, ये 2 सल्फेट, तो एलसीएम ले ले तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो रेड ले लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, चलेगा? देखो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो सल्फेट तो बैलेंस हो गया। अभी एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, अभी हाईएस्ट क्लोरीन है ना? सर क्या तो आप है ना ये भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम को जो BA को 3 किया, हाँ हाईएस्ट हो गया, हाँ, उस तरफ किधर? अरे नहीं, हो गया ना, देखो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, तो हो गया ना? हाँ, मैंने सेकंड हाईएस्ट क्लोरीन देखा, तो क्लोरीन देखो यहाँ पे 3 था, क्लोरीन 2 था, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लिया 6। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 हो गया, तो सब कुछ बैलेंस हो गया, देखो। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हमने बैलेंस कर लिया। अभी थर्ड इक्वेशन की बारी। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ले लेता हूँ नेक्स्ट। सोडियम यानी कि Na प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या राइट? सोडियम हाइड्रोक्साइड सब आपने बनाया है 9th में, मुझे ऐसे एक्सप्रेशन मत दो, सब बनाया है। हाँ, प्लस हाइड्रोजन गैस था ना? अभी आप मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला, देखो इसको डिस्प्लेस कर रहा है, राइट? है कि नहीं? हटा दिया, हाँ राइट। और वो क्यों फटेगा पता है? इसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस काफ़ी फ्लेमेबल है। राइट, अभी तुम देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। H2O को ना, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? ध्यान से समझना, H2O को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? H प्लस OH माइनस। चैदित्य, अरे कल उस दिन हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तब H2O कैसे बनाया था हमने? H प्लस आयन, OH माइनस आयन एक दूसरे को मार्केट में मिले थे और जुड़ गए थे। तो यहाँ पे देखो H2O को प्रैक्टिकली H प्लस और OH माइनस से लिख सकते हैं। तो ये जो सोडियम है वो कौन सा है? +1 है, तो ये +1 इन दोनों में से किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? तो NaOH, NaOH, और ये जो हाइड्रोजन है वो अकेला रिलीज हो गया। हालांकि अभी ये केमिकली बैलेंस्ड नहीं है, पर इसको केमिकली बैलेंस कर ज़रूर सकते हैं। तो इसको केमिकली बैलेंस करवाऊँ मुझे, कैसे करूँ? अभी तो ये बैलेंस नहीं है, केमिकली बैलेंस करवाओ इसको। हाईएस्ट तो H2 ही है और वो बैलेंस्ड ही है, सोडियम भी बैलेंस्ड है। और बस यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके, 1 हाइड्रोजन इसका, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है। कैसे करें?
हाँ, तो ये दो हो गए और ये एक हो गया, ऑक्सीजन तो एक ही है। हाँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 2 2 जा 4 and 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर भी अभी भी 2 ही है। तो सर 6 ले लेते हैं ना। कहाँ पे? यहाँ पे? 6 नहीं 7 ले लेते हैं ना। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ सर। अगर मैं 7 2 जा 14 प्लस 1 15 हो गए, तो फिर कैसे करें? अगर यहाँ पे 2 ले लो तो 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पे 2 ले लो तो 2 दूनी 4 ही हो रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, सोचो। हिट एंड रन है, हिट एंड रन नहीं, सॉरी, हिट एंड रन। हाँ, सोचो। सोडियम में अगर 2 लिखते हैं, सोडियम में अगर 2, चलो मैं आपके साथ लिखता भी जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए। चलो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 2 ये हो गए, 2 और 2 4 हो गए। अरे वाह, हाँ जो हो, तो अभी 4 हो गए, तो इसको 4 बनाना है। तो यहाँ पे 2 रख दो, तो ये 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, 1 सोडियम। 2 लगा देंगे। अब हो गया ना, तो ये केमिकली बैलेंस्ड हो गया। इजी? ठीक है। देखो, केमिकल रिएक्शंस की चिंता मत करो, कहीं पे भी अगर आप अटकोगे तो आप मुझे दोबारा 3 बार, जस्ट 4 बार पूछ सकते हो। आर यू ओके? श्योर ना? ठीक है, कितनी भी बार पूछ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। जब तक सीख नहीं लेंगे तब तक हम करते रहेंगे। केमिस्ट्री इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। अगर ये पक्का कर लिया ना, तो आप 10वीं की रेस में जो 60% बच्चे दौड़ रहे हैं उससे आगे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री सबको मुश्किल लगता है, सबको। तो अगर आपको आ गया तो आप 60% पॉपुलेशन से ऑलरेडी आगे हो जाओगे। मंजी, ठीक है, आप हो ना कनेक्टेड? ठीक है, चलिए। सोडियम और वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये भी हमने कर लिया। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and a solution of sodium chloride. क्या आप इसका इक्वेशन बना सकते हो? हेल्प कर सकते हो? ठीक है, चलो। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड माने क्या? हाँ, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस दूसरा क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो उसका मतलब क्या? NaSO4, क्योंकि सल्फेट का -1 ही होता है, याद है ना? तो सोडियम सल्फेट हो गया, गिव्स क्या बना रहा है? अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब पानी भी तो है, तो यहाँ पे इसको रब करना पड़ेगा। हाँ, प्लस वाटर, H2O गिव्स क्या बना रहा है? कहाँ गया? रिएक्ट गिव्स टू इनसॉल्युएबल बेरियम सल्फेट। बेरियम यानी कि +2, हाँ, तो उसको क्या लिखेंगे? BaSO4 ट्वाइस, क्योंकि ये सल्फेट का -1 है, बेरियम का +2 है, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। चलो यहाँ पे NaCl, ये ऐसे कुछ बन रहा है। NaCl नहीं, सोडियम +1 Cl -1, Na+1 Cl -1, क्लियर हो गया? NaCl। अभी क्या ये इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड है? मान लो H2O को मैं इग्नोर करूँ तो? H2O को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, चलो, कि नहीं करें? क्योंकि देखो, H2O को अगर इग्नोर नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसे करते हैं, इन दोनों को एक्वियस सॉल्यूशन मान लेते हैं।
एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब समझते हो? डिस्टिल्ड वाटर है ना, डिस्टिल्ड वाटर वो लिक्विड है, पर अगर उसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूं तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको एक्वियस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वियस सॉल्यूशन। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब पानी जो है ना उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं बताओ? अभी भी नहीं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? सल्फेट से शुरू करें। SO4 यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे SO4 दो है, तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 लगा देता हूँ, तो 2SO4 हो गया। अभी यहाँ पे देखो सेकंड हाईएस्ट क्लोरीन मानो तो भी सही है, सोडियम मानो तो भी सही है। तो 2 लगा देते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2Na 2Na 2Cl 2Cl, ये भी क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे एक बैरियम हो गया ना बैलेंस, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। चलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो इन वाटर को हम इग्नोर करते हैं, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? हाँ, NaOH, राइट। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स, क्या दे रहा है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस वाटर यानी कि तो सर अब H2O। इस साइड भी वो हाँ, वो इग्नोर करने की जरूरत नहीं ना, जैसे कि किसको? हाँ, एक्वियस सॉल्यूशन है ऐसा मान लो। अगर सर ये भी कर सकते हैं ना। देखो, जब भी मेरा तुम लोगों को सजेशन ये है कि जब भी इन वाटर आए ना, इन वाटर, तो इसको इग्नोर करो पानी सर को। इस साइड है और इस साइड नहीं है तो हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वो हाँ, बैलेंस हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, हाईएस्ट 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ही शुरू करें। 2 हाइड्रोजन। अभी सेकेंड हाईएस्ट क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गए और यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो 2 क्लोरीन होने के चक्कर में 2 सोडियम हो गए, तो यहाँ पे 2 सोडियम लगाने पड़ेंगे। अभी 2 सोडियम के चक्कर में यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन बढ़ गया, राइट। तो अभी हाइड्रोजन को पहले देखो, ऑक्सीजन को बाद में देखो, वैसे करें ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। सर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एक ही है। क्या 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 बोल रहे हो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक ही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH। हाँ, पर फिर भी ऑक्सीजन तो एलिमेंट्स ही गिनो ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर सर एलिमेंट गिने तो हमारा बैलेंस ही नहीं पर देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH नहीं है, तो कैसे बैलेंस करोगे? वो सल्फेट वाला एग्जाम्पल तो काफ़ी क्लियर था कि दोनों तरफ SO4 ही एग्जिस्ट करते थे, यहाँ पे OH है ही नहीं, तो कैसे करोगे? हाँ तो सर उस साइड भी H2 हाँ। लेते हैं ना, इग्नोर नहीं। इसको H प्लस OH माइनस लिख दो तो भी चले, पर एक काम करो ना, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को गिनो, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितने? 4। यहाँ पे 2 ही है, तो इसको मैं 2 लगा दूँ तो चलेगा। तो अभी 4 हाइड्रोजन हो गए। अभी ऑक्सीजन को गिनो, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। सब पिछली बार हमने एक एलिमेंट OH, हाँ, वो रिएक्शन के हिसाब से उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर दोनों तरफ OH माइनस है तो तुम उसको डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारे इक्वेशन को डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो। पर अगर वो दूसरे फॉर्म में है, जैसे कि H2O फॉर्म में है, तो उसमें OH माइनस नहीं है, तो उसको कैसे करोगे? फंस जाओगे। तो इससे अच्छा ये बेटर, इजी है। ओके, तो इसके आंसर्स भी ना मैंने साथ में दिए हुए ही हैं। हाँ, ये PDF मैंने जयदीत्य को भेज दी है, पर ये मैं आपको भी भेज दूंगा अगर आप चाहो तो, क्योंकि इसमें देखो नीचे मैंने आंसर भी दिए हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? तो ये बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क का सवाल है, तो 2 मार्क के लिए कितना लिखना चाहिए वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। मैम ने भी 2 बार हाँ, तो उस हिसाब से ही लिखो, मार्क्स के हिसाब से ही लिखो, ना ज़्यादा ना कम। तो ये देखो, इक्वेशन के लिए इतना ही लिखना है,
फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड वॉट एवर इट इज गिवन, तो ये ऐसे लिखो। फिर नेक्स्ट, हाँ 3 सवाल थे, तीनों के जवाब यहाँ पे आ गए। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितनी कितनी तरह के हो सकते हैं, तो कई सारे तरह के होते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट दियान ने पढ़ा ना, अभी जश तुम पढ़ो। That was chemical reaction. We have learned in class that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. आपने क्लास 9 में केमिकल रिएक्शन जब आप सीख रहे थे, तब आपने ये चीज़ सीखा कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में तब्दील नहीं हो सकता। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम नहीं बन जाएगा और सोडियम क्लोरीन नहीं बन जाएगा, तो एलिमेंट इंटरचेंज नहीं हो सकते। हाँ, बट हालांकि उसके कंपाउंड इंटरचेंज ज़रूर हो सकते हैं। आगे, Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. कभी भी एटम कहीं से गायब नहीं हो सकते और अचानक से कहीं पे जादू के हिसाब से आ नहीं सकते। जो एलिमेंट्स और एटम्स लेफ्ट के तरफ होंगे, वही एटम्स और एलिमेंट्स राइट के तरफ आएंगे। आगे, Actually, chemical reaction involves the breaking or making of bond between atoms to produce new substance. केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट के बीच का जो भी बॉन्ड होता है, जो भी आकर्षण होता है, वो टूटता है और नए आकर्षण बनते हैं। तो इट इज़ लाइक पैचअप एंड ब्रेकअप। हर बार पैचअप होगा, हर बार ब्रेकअप होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स कभी टूटेंगे भी और कभी बनेंगे भी, पर रीज़न इसका एक ही रहेगा माही, एट्रैक्शन। जिसके बीच में ज़्यादा एट्रैक्शन होगा वो तेज़ी से बॉन्ड बनाएगा, जिसके बीच में कम एट्रैक्शन होगा वो बॉन्ड टूट जाएगा। आगे, You will study about the type of bonds between atoms in chapter 3 and 4. एटम्स के बीच में किस तरीके से बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से किस्म के बॉन्ड होते हैं, वो 3rd और 4th चैप्टर में बड़े ही अच्छे से सीखोगे आप। एक्टिविटी 1.4, इस फिगर को सबसे पहले देख लो। इस फिगर में है क्या? ये पानी है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड माने। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कुछ तो कहते होंगे। घर में चूना करवाया कभी? इसको बोलते हैं चूना पाउडर। क्या बोलते हैं? चूना पाउडर। आपने अक्सर घर पे अगर चूना करवाया होगा ना, तो चूना जब वो पानी में डालते हैं ना, तो वो खौलने लगता है गरम गरम। देखा है आपने? कभी चूना नहीं करवाया? हमारे घर पे तो करवाते हैं, हम गरीब लोग, हमने करवाया चूना। तुम डिस्टेम्पर वाले हो सारे। नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पत्थर होता है, उसको जब भी तुम पानी में डालते हो ना, तब वो गर्मी से खौलने लगता है। पानी गर्म था, पानी ठंडा? नहीं, पानी ठंडा ही था, पर जब उसमें चूना पत्थर डाला गया तो अचानक से उसकी गर्मी बढ़ गई। तो ये गर्मी बढ़ी कैसे? हाँ, रूम टेम्परेचर। नहीं, वेरी नाइस। रिएक्शन होने की वजह से कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम, अच्छा फिर से मैं वो एडल्ट वाला एग्जांपल लूंगा। हर बार प्यार ठंडा ही नहीं होता, कभी एग्रेसिव प्यार भी होता है, जोर जबरदस्ती वाला। ठीक है, तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं ना, हर बार जरूरी नहीं कि बड़ी आसानी से हो जाए, कभी कभी विगोरसली होते हैं। विगोरसली का हिंदी अनुवाद होता है जंगली के जैसे। विगोरसली साइंस का वर्ड है। विगोरसली का मतलब कैसे? जंगली के जैसे। अभी मान लो कि तुम लोग 4 दिन से भूखे हो और तुम्हारे सामने बहुत सारे फ्रूट आ जाए, तो क्या तुम उसको आराम से रानी एलिजाबेथ की तरह चबा के खाओगे कि उसके ऊपर टूट पड़ोगे? टूट पड़ेंगे ना। रीजन क्या है? भूख। जितनी ज्यादा भूख, उतना ही रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी और ज्यादा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है चूना पत्थर और पूरी तरीके से सूखा होता है। ठीक है, इसको जब पानी मिल जाता है ना, तो वो इसके साथ विगोरसली रिएक्ट करने लगता है, जंगली की तरह रिएक्ट करने लगता है। इस जंगली की तरह रिएक्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो पानी को उबाल देता है। गर्म नहीं करता, उबाल देता है। ठीक है, पर हाँ, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो।
अगर बाल्टी भर के पानी लिया है और एक चुटकी कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे और आप पानी उबल रहा है मैं नहा लूँगा इसमें से, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्वांटिटी डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी हमें डालनी है। पर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से गर्मी हमें मिल रही है, हाँ या ना? तो क्या इसको यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको गर्म पानी, हाँ अगर हम उससे नहा रहे हैं हाँ तो उससे हमारे बॉडी में कुछ होगा, फट जाएगी। मतलब वो सर्दियों के टाइम कैसे आपकी स्किन रफ हो जाती है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना उसको बोलते हैं चूना पानी। हाँ हाँ राइट। तो जो लोग ये मावा मसाला तंबाकू खाते हैं ना, वो आप लोगों ने वो मावा मसाला देखा हो ना, तो उसमें ऐसी वो पुड़िया आती है सफ़ेद चूना पानी की, वो चूना पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ये CaOH जो है ना वो आपके मुंह के अंदर के ऑयल मतलब जो स्मूथनेस है उसको कम कर देता है, तो मुंह सूखा हो जाता है। अभी जब मुंह सूखा हो जाए और अगर आप मसाले वाली चीज़ें खाओ, जैसे कि वड़ा पाव खा लिया या फिर ऑयली कोई चीज़ खा जाओ, तो आपके मुंह की जो स्किन है ना वो छिल जाती है, जिसको बोलते हैं माउथ अल्सर। क्या बोलते हैं? माउथ अल्सर। तो जो ये तंबाकू वगैरह चबाते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन मुंह में नहीं होता बट वो पेट में होता है। उसका रीज़न भी मैं आपको अब बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में। पर वो ड्राइनेस की वजह से ना वो माउथ अल्सर हो जाता है। माउथ अल्सर मतलब मुंह में छाले पड़ जाना। अगर इस मुंह में छाले पड़ गए हैं उसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो धीरे धीरे उसके अंदर कैंसर के सेल्स बनने लगते हैं, ठीक है। और इस कैंसर के सेल की वजह से आपने देखा होगा कुछ लोगों को ये कटवा देते हैं अपना मुकेश, वो मूवीज़ में आती है वो, हाँ। फिर वो एक और एक लेडीज़ भी है जिसका मुंह कटवा दिया था, मूवीज़ में देखा होगा आपने। हाँ हाँ, हर बार मूवी देखने जाते हो ना तो तंबाकू का, मैं बहुत तंबाकू चबाती थी। लड़कियां भी तंबाकू चबाने लगी आजकल, लड़के कम थे, लड़के अभी कंपटीशन में फेमिनिज्म के नाम पे, बहुत बुरी बात है। सर वो डायलॉग हाँ। अगर लड़की कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं कर अरे पर कोई कुएं में कूदेगा तो हमें भी थोड़ी कूदना है इक्वलिटी के नाम पे, वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। सर दिमाग हाँ, हाँ। वो गधे वाली स्टोरी सुनी है जो जंगल में से शेर की खाल पहन के आ जाता है? हाँ, एक गधा होता है वो जंगल में से शेर की खाल पहन के आ जाता है गांव में, तो गांव वाले डर जाते हैं कि शेर आया शेर आया शेर आया। वो आराम से खाना खाता है, फिर एक जगह पे बैठ जाता है, फिर आदत के हिसाब से वो हाँची 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 शुरू करता है। गांव वालों को पता चल जाता है कि ये शेर नहीं, ये तो अपना गधा है, मार मार के उसकी टांगे तोड़ देते हैं। तो कहने की बात यह है कि नकल में भी अकल होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो ये जो ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हमें गर्मी मिलती हो, ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हमें गर्मी मिलती हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है गर्मी। ऐसे रिएक्शन जिसमें गर्मी बाहर निकले, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अगर इससे उल्टा हो तो एंडोथर्मिक। क्या? एंडोथर्मिक। एंडो वर्ड है वो लैटिन में है, लैटिन का मतलब होता है अंदर जाना। हाँ, तो वो वर्ड है एक एंड्योरेंस, ठीक है। तो वो वहीं से काफ़ी सारी चीज़ें संस्कृत से इंस्पायर है, उसके बाद लैटिन से इंस्पायर है, ग्रीक से इंस्पायर है, तो वो सारी। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें गर्मी कम हो रही है, राइट, बाहर से देनी पड़ रही है, और एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ से हमें गर्मी मिल रही है। आपने अनुलोम विलोम किया है? अनुलोम विलोम, वो एक नाक बंद करके एक, फिर कपाल भारती किया है, वो जोर से। मैं छोटा था ऐसे किया ना, गूंगे बाहर आ गए थे। छोटा था ऐसे, वो स्कूल में आए थे वो योगा वाले, बोला अनुलोम विलोम करो, नहीं कपाल भारती करो, तो हमको पद्मासन में बिठा दिया, तो सारा रस बाहर आ गया, हंस रहे बाद में। तो जब भी आप लोग भी, एक मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अभी आप सभी रिलैक्स्ड हो, ठीक है। आपको 1 मिनट में हो सके उतनी तेजी से सांस लेनी है। मैं स्टार्ट बोलूँ तब से स्टार्ट करना है, और स्टॉप बोलूँ तभी रुकना है। सांसें आपकी छोटी और तेज होनी चाहिए। कैसी?
छोटी और गहरी गहरी सांसें तेज नहीं लेनी है, छोटी छोटी सांसें लेनी है तेजी से, छोटी छोटी सांसें। ओके, रेडी, 3, 2, 1 गो। तेज और तेज और तेज करो और तेज, कंटिन्यू, वरना आप फेल नहीं कर पाओगे। करो, हर कोई कर रहा है, इसमें क्या शर्म, सांस लेने में शर्म कैसी? अच्छा, तुम्हारे गूंगे आ जाएंगे पर सर मेरे बेटा जज कर लेगा, बॉडी में अचानक मन का मतलब भी जज कर लेगा। रुक जाओ। अच्छा, जिन लोगों ने ये ऑनेस्टली किया, तो आपको थोड़ी गर्मी लग रही है, राइट? तो सांस लेना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी आप किसी आप देखना सर्दियों के वक्त ना आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती है, देखा है, फील किया है आप लोगों ने? क्यों छोटी और तेज हो जाती है? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है, और वो बढ़ाएगा कैसे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। वो कैसे हो सकती है? छोटी और तेज सांसों से। क्लियर है? पक्का? ओके, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्लियर हो गई। ये देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इस प्लस हीट का मतलब ही है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इस प्लस हीट को राइट की जगह पे मैं लेफ्ट में लिखूं, हाँ नहीं, हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, उसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं। इट इज इन द टर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वो ATP के फॉर्म में होता है, इसका कोई वो नहीं। इसका यूनिट जरूर से है जूल। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है। क्या ये केमिकली बैलेंस्ड है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? लग रहा है कि है? नहीं है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये कंबाइन हो रहा है? ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो H2O के साथ कंबाइन हो रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें दो चीजें मिलके एक चीज बने, उसको केमिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ, यहाँ पे देखो CaOH ट्वाइस प्लस CO2। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। इस चीज को मुझे समझाने के लिए ना आपके घर पे वही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आपके घर में कभी चूना करवाया है, या किसी के घर में करवाया हो और आप गए हो, किया है ऐसा? कभी नहीं? ओके, ठीक है। वो पुपड़ी दिख रही है, पुपड़ी, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कभी ऐसा एग्जाम्पल, अरे अभी ऐसा फील किया हो कि चूना किया है, उस कमरे में आप जा रहे हो ना, तो बड़ा ही फ्रेश फील हो रहा है, राइट? ऐसे क्यों? और कुछ? ओके, चलो, तो ठंडा तो लग रहा है क्योंकि हीट जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। इसके अलावा? अच्छा, यहाँ पे मैं इसी में समझा देता हूँ। ये है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूना जो हमने दीवार पे लगाया, ठीक है। अभी जब चूने को दीवार पे लगाते हो तब गर्मी की वजह से वो धीरे धीरे सूखने लगता है, राइट? जब चूना सूखता है ना, तब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये खींच लेता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? खींच लेता है। तो अगर इस कमरे में मैंने चूना लगाया है तो इस कमरे में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो दीवारें खींच लेगी। अगर हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाए तो किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको कैसा फील होगा? फ्रेश। ज्यादा ऑक्सीजन से कैसी फीलिंग आती है? फ्रेश। तो इसी वजह से, हाँ,
पुराना, हाँ एक बार सूख गया उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाती है। तो सर उसमें आज जल्दी लगेगी वैसा है? हाँ, अगर मतलब कहीं पे चूना किया है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसने सोख लिया, सूखना शुरू ही है, और अगर आग लगी तो फ्रेश ऑक्सीजन है, तो वो आग लगने में मदद करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो CaCO3 दिख रहा है, इसको हम जब पढ़ते थे ना तब हमारे टीचर हम इसको कंकोत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? कंकोत्री। देखो CaCO3, काकोत्री, 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 कंकोत्री, कंकोत्री। फिर उसके बाद ये भी नटोकोथड़ी, Na2CO3, नटोकोथड़ी, दैट इज सोडा। तो ये सारी इक्वेशन हमारे टीचर हमको ऐसे याद करवाते थे, ठीक है। तो अब पता चला ये कैल्शियम कार्बोनेट, वो जो है ना पपड़ी, वो पपड़ी है कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज का? कैल्शियम कार्बोनेट। एक और जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप में से कोई अंडे खाता है? सर खाता है ये आपने? कोई अंडे नहीं खाता? मैं भी नहीं खाता, मैं तो ब्राह्मण हूँ। सर ये खाता है? सर ये मजाक अरे पर कोई खाओ तो भी कोई, मैं अंडा निकाल नहीं लूंगा तुम में से। उसने बोला था मैं बॉडी बना ओके, अंडे की जो परत होती है ना, परत, वो भी सर वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। हाँ, वो खाना पड़ता अच्छा, फिर कभी आपको, मुझे लगता नहीं किसी को होगा, पर दांत के ऊपर वो लेयर जमती है किसी के दांत के ऊपर, हाँ वाइट कलर की, हाँ, बिल्कुल। वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैसे? मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा है ना सर, नेचुरल कैल्शियम। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम है, मेरे को कभी कभी होता है। तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम है, और वो नेचुरली होता ही है। तो तुम्हारे लिए मेरा एक सजेशन ये है कि खाना सुबह ब्रश मत करो, मतलब सुबह भी करो, पर खाना खाने के बाद ब्रश करो, और उसके बाद कुछ भी मत खाओ। पानी पी सकते हो पर कुछ भी खाओ मत। तो इससे जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत है ना वो कम हो जाएगी, ड्रास्टिकली नहीं होगी कि आज की और कल से एक्टिवेट सर वो कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है। कम सर वो नहीं होती, वो डेंटिस्ट को दिखाने नहीं हो जाती है। सर अगर हमारे का नेचुरल प्रोसेस ही अगर तुम्हारा बॉडी नेचुरली कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो रहेगी। और इसके दो कारण हैं, एक तो वो दांतों पे परत बन जाना, और एक किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हाँ बाय द वे। सर मैं भाई इसका वो सिम्टम्स है सिम्टम्स है? किडनी स्टोन। अच्छा, किडनी स्टोन के सिम्टम्स पूछ रहे हो? ऐसा पेट दर्द हो ना जिसमें तुम बैंड हो जाओ। अच्छा, कैल्शियम एक्सेस हो उसका, वो तो रिपोर्ट करवाने पे ही पता चलेगा। सर कैल्शियम ज़्यादा हो उसको अच्छा बोलेगा, कम हो उसको। दोनों को बुरा बोलते हैं। कैल्शियम कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हाँ सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अगर कम होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर रह जाएगी, और अगर ज़्यादा होगा तो किडनी स्टोन और दांतों में वो परत बनना वो हो जाएगा। किडनी स्टोन तो बहुत ख़राब है, दांतों पे तो फिर भी ठीक है, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति? ओके, चलो आगे बढ़े। अच्छा, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को अगर जलाएं हम सभी, कोयले को अगर हम जलाएं तो हवा में से ऑक्सीजन के साथ वो जलेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये केमिकली बैलेंस्ड है? एक कार्बन दो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2, हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन की हाजिरी में जलाए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए तो पानी बना सकते हैं। आप लोगों ने मार्शियन मूवी देखी? मार्शियन, जिसपे वो मंगल ग्रह पे चला जाता है और स्पेस क्राफ्ट उसको लिए बगैर चला जाता है, हाँ, तो उसमें वो पानी इसी तरीके से बनाता है। हाँ, उसके पास हाइड्रोजन के सिलेंडर होते हैं, उसको एक स्लो फ्लेम से जलाता है, दैट्स इट। नहीं, हॉलीवुड की है, बहुत सुपर्ब है। राइट, आलू उगाता है वो मंगल पे, आपके बोलने के बाद ही देखी थी। बहुत सुपर्ब मूवी। हाँ,
फ्लेमेबल है, पर अगर तुम उसको कम मात्रा में जलाओ तो वो पानी बना सकता है। ज्यादा मात्रा में विस्फोट हो जाएगा, पर कम मात्रा में वो हल्के से जलेगा, जैसे मोमबत्ती जलती है। उसको पीने के बाद बॉडी में रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं। H2O तो बन पानी चांद पे मिले तो भी वो पानी ही है, यूरेनस पे मिले तो भी वो पानी ही है। पानी हर जगह पानी है, और हर जगह का पानी आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, शर्त यह है कि वो H2O ही होना चाहिए। पानी जैसा दिखना ही पानी है ऐसा नहीं है। क्लियर? चलो, समुद्र का पानी में से नमक आता है, हाँ H2O नहीं है। हाँ, वो एक्वियस सॉल्यूशन है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, तो उस मिनरल को फिल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद पी सकते हो। सर अगर उसमें मतलब ऐसे ये हाँ। अपने समुद्र का पानी हाँ, उसको जला के पिए तो जला के मतलब वो बॉईल करके, boil हाँ बॉईल करके पियो तो पी सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। क्या उससे मिनरल तो डेड हो पर ऑयल बॉईल करके मतलब उसकी जो भाप बनेगी ना, भाप, उसको कंडेंसेट करके उसको जमा करो, उसके बाद पियो। वो बचा हुआ तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। हाँ, चलो आगे बढ़ो। चलिए, कौन पढ़ रहा था? हाँ, अंकित पढ़ो। इन सिंपल लैंग्वेज। हाँ है। अरे वैसे वो मत करो, बाकियों को भी असर होता है फिर। In simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक ही चीज बनाए, तब ऐसे रासायनिक रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved. जब चूना पत्थर को हमने पानी के अंदर डाला, तब हमने देखा कि बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज हो रही है, This makes the reaction mixture warm. और इसी की वजह से पानी गर्म हो जाता है। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. तो ऐसे सारे रिएक्शन जिसके अंदर गर्मी प्रोड्यूस होती हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। Other examples of अभी मत पढ़ो, अभी बस इसको देख लो। ये क्या है पता है? CH4। इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। कहाँ से मिलता है? crude oil में से हाँ, वो तो हाँ, पर नॉर्मली अपनी आम जिंदगी में गाय का गोबर हो ना, गोबर, उसके ऊपर बर्तन डाल दो। क्या बोल रहा हूँ? गाय का गोबर, जब वो ताजा ताजा गोबर करे ना, इंतजार करो, और उसके ऊपर ना तुरंत ही बर्तन डाल दो। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ वही 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 है। अभी बर्तन डाल दो और बर्तन के ऊपर ना एक छोटा सा वाल्व लगा दो, और 2-3 घंटे के लिए उसके पास ही बैठो, ताकि लीक ना हो जाए नीचे से। अभी जब आप वो वाल्व खोलोगे और वहां पे लाइटर जलाओगे ना, तो वो बर्न करेगा, जलेगा। ये जो गैस बन रही है वो है मीथेन गैस, जो गाय के गोबर से बनती है, जिसको हम गोबर गैस नाम से भी जानते हैं, बायोगैस। LPG इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो जमीन से निकलने वाली गैस है, और CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको बनाने का तरीका अलग है। ये तो हमारा मीथेन है, ये तो हर जगह पे है। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके छोटा फॉर्म राइट राइट, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो हम एक्सेस कर पाए उसको। आप लोगों ने ये, आप लोग रील वाले ज़माने वाले हो, आप लोगों ने वो रील देखी है जिसमें बच्चे गटर के ऊपर पटाखे फोड़ रहे थे और अचानक से वो आग लग गई थी? आपने दिखा देखो नहीं देखा? वो सर्दियों के टाइम, अरे दिवाली के टाइम, कुछ बच्चे, वो गटर का ढक्कन नहीं होता, वहां पे वो गोल गोल घूमती है ना चक्री, हाँ, चक्री को जला रहे थे। वो अचानक से वहां से बड़ा धमाका हुआ और सारे बच्चों के थोड़े थोड़े बाल जल गए। इस घटना का कारण बताइए। राइट, गटर के अंदर मीथेन गैस कैसे बनती है? वही जो आप सोच रहे हो, आपकी, मेरी, हम सब की पॉटी जो जाती है वहां से, वो पॉटी जैसे जैसे डिकम्पोज होना शुरू होती है, उसमें से मीथेन गैस बन जाती है। सर, तो ये बायोलॉजिकल गैस बनती है ना, हाँ, तो उसका यूज तो नहीं
क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, पर हम इसको बदबू कहते हैं, टाल देते हैं। पर अगर आप मानोगे नहीं, अगर आप में से कोई भी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे और आप में शर्म ना हो, क्या बोल रहा हूँ, शर्म ना हो, तो आप पूरे भावनगर की गटर लाइन को एक एग्जिट से बंद कर दीजिए, ठीक है, और वहां से जो गोबर गैस निकल रही है उसको पूरे भावनगर में आप बेच सकते हैं, फ्री का धंधा। पर इसमें क्या है, शर्म आड़े आ जाती है, ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वैसा हो जाता है। हम थोड़ी करेंगे, हमको ही बदबू आ रही है, इससे अच्छा गैस चला लेंगे। पर हाँ, अगर इंडिया में देखो ना तो हर जगह पे स्कोप है, पर इंडियन सोसाइटी है ना वो थोड़ी से वो है, मतलब इज्जत, समाज, लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो ऐसा है कि नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें कोई, हाँ इसकी बात कर रहे थे, मीथेन को जब ऑक्सीजन की मात्रा में जलाते हैं तो कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी भी रिलीज होता है। मतलब इसके दो प्रोडक्ट्स है ना, वो भी हार्मफुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ले लेंगे और पानी भी पेड़ ले लेंगे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है मीथेन जलने की कि वो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती ही नहीं है। अच्छी है प्रोसेस। बायोगैस प्लांट तो आप भी करना, गांव में होगा शायद। गांव, आप में से कोई गांव से है, बायोगैस है प्लांट? मतलब एक गोबर का यूज नहीं होता, हाँ। सर्दी में आते नहीं, हाँ हाँ वही। उसको सुखा के फिर उसके बाद जब सर्दी का टाइम आता तो आग लगा के। अच्छा, वो ओपले बना के, वो नहीं, बायोगैस प्लांट है। ज़्यादातर गांव में अभी शुरू हुआ है बायोगैस प्लांट, फ्री का ही है। चलिए आगे अंकित जी। हम सबको मालूम है कि जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और यहाँ पे ऊर्जा लड़की का नाम नहीं है। आगे, और हमारी एनर्जी का सोर्स है खाना। जो खाना हम खाते हैं उसी को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है एक प्रोसेस से, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। हाँ, अभी मेटाबॉलिज्म किसी का अच्छा ना हो तो वो कितना भी खाना खाए, एनर्जी कन्वर्ट, जैसे कि कुछ लोग बहुत खाते हैं पर थके हुए रहते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म खराब है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक रोटी या दो रोटी खाएंगे ना तो भी पूरे दिन एनर्जी में रहते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज, कसरत। जितनी ज़्यादा कसरत करेंगे उतना ही मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उतनी ही बॉडी ज़्यादा ग्रो करेगी। ज़्यादा ग्रो मतलब हाइट, बॉडी अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, चश्मे नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म का कमाल है। आगे, जब भी हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स में टूटते हैं। आगे, उदाहरण के, उदाहरण के तौर पे चावल, आलू या ब्रेड कुछ भी हम खाते हैं ना तो उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ो तो बनता है कार्बन और हाइड्रोजन। क्या बनता है? तो ऐसी चीजें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आगे, और यही कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा टूट के ग्लूकोज बनता है। देखो ग्लूकोज में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। आगे, यही ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तब हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, राइट, एग्जॉस्ट। उसके अलावा हमारा बॉडी पानी भी बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। सांस लेने की वजह से ही एनर्जी बनती है। जिस दिन सांस लेना बंद हो गया एनर्जी बनना भी बंद हो जाएगा, यानी कि मौत। आगे, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। कभी 1 मार्क्स के अंदर आ जाए तो कोई नई बात नहीं है।
जितना लेते हैं उतना ही रिलीज करते हैं। देखो 6 ऑक्सीजन लेते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इससे आगे फोटोसिंथेसिस देखा था, उसमें पेड़ पौधे क्या कर रहे थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, 6 ऑक्सीजन दे रहे थे। तो क्या ये मैजिकल नहीं है कि हम जो एक्सॉस्ट कर रहे हैं वो पेड़ पौधे इनहेल कर रहे हैं, और वो जो एक्सेल कर रहे हैं वो हम इनहेल कर रहे हैं। तो किसी ने तो ये बैलेंस किया हुआ है। हम ये छोटे मोटे बैलेंस कर रहे हैं, पर हमारी पूरी दुनिया को किसी ने बैलेंस किया हुआ है, राइट। आगे process of which you will study in चैप्टर 6। रेस्पिरेशन को बायोलॉजिकली आप छठे चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में और अच्छे से सीखोगे, ठीक है। आगे The decomposition of vegetables matter into compost is also known as example of an exothermic reaction. इसके अलावा आप लोगों ने कंपोस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, वर्मी कंपोस्ट। ये नॉर्मल कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है। वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल कंपोस्टिंग में ये फ़र्क होता है कि वर्मी कंपोस्ट में वर्म्स इस्तेमाल होते हैं, रेड वर्म्स, जबकि ये जो है ना उसको क्या करते हैं पता है, ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके इस कचरे को फैला देते हैं और उसको दफन कर देते हैं। सर और क्या मैन्योर होगा? हाँ, ये मैन्योर हो जाएगा। इसमें NPK बनेगा, NPK, N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम। ये सारे मिनरल्स है ज़मीन के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था साइंस में, राइट। तो ये NPK बनाता है, ये नेचुरल मैन्योर है, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब ये जब होगा तब ज़मीन थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। तो ज़मीन का गर्म होना इज़ गुड और बैड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए बैड है ना? अच्छा है, राइट। इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। गर्म होना मतलब ऐसे धधकने नहीं लगती वो, पर हाँ वार्म हो जाती है। कैसे हो जाती है? वार्म। तो जो मॉइस्चर है ना वो खुल के ऊपर आ पाता है, ठीक है, ज़मीन सॉफ्ट हो जाती है। अच्छी प्रोसेस है, सबको करनी चाहिए, ठीक है। पर एक बार में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर एक आंटी थे, उनके घर में सब्जी बनाई हुई थी, वो बच गई थी, वो ज़मीन में दफन कर दी थी। बोला ऐसे कंपोस्टिंग होता है। अच्छा, कंपोस्टिंग सिर्फ हम जो सब्जी के छिलके होते हैं ना उसी से होता है, बनाई हुई सब्जी से नहीं होता। हाँ, तो चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन से बाकी रखें। आपकी शक्लें देख के लग रहा है बाकी रखना चाहिए, पर छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। आपको कोई डाउट हो तो पूछो।